तो आज हम देखेंगे यूपी में राज्यपाल। सर्वप्रथम हम संवैधानिक अनुच्छेदों को देखेंगे कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं राज्यपाल के संबंधित। तो सबसे पहला अनुच्छेद 153 है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो हम सर्वप्रथम अनुच्छेद आर्टिकल 153 समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यपाल होना चाहिए और प्रत्येक राज्य के लिए, चाहे यूपी हो या बिहार हो या कोई भी हो, एक राज्यपाल होगा। ठीक। और सन 1956 में 7वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो जैसे यूपी का जो राज्यपाल है, वही राज्यपाल बिहार का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक। तो राष्ट्रपति उसकी जैसी जिम्मेदारी सौंप दे, और अगर यूपी का राज्यपाल और बिहार का राज्यपाल एक ही होगा तो इसको वेतन भत्ता किस अनुसार मिलेगा। तो वेतन भत्ता ये डिसाइड करेगा कि इसको राष्ट्रपति जैसा कहे कि बिहार वाले कितना देंगे, यूपी वाले उसके वेतन को कितना देंगे, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि राज्यपाल को कितना मिलना चाहिए। तो हमने देखा आर्टिकल 153 बराबर कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक। अब दूसरा देखेंगे अनुच्छेद 154 कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। तो अनुच्छेद 154 कहता है कि जो भी राज्य की, प्रत्येक प्रदेश की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। यानी कि राज्यपाल ही अपने अधिकारियों के साथ मिलकर कार्यकारी प्रमुख होगा प्रदेश का। ठीक। तो अनुच्छेद 154 में हमने देखा कि जो 153 के तहत राज्यपाल होना चाहिए, वह राज्यपाल क्या होगा, प्रदेश का कार्यकारी प्रमुख, यानी प्रदेश की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक। ये हो गया आर्टिकल 154। फिर हम देखेंगे आर्टिकल 155 की राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, बस ये याद रखिए कि अनुच्छेद 155 कहता है कि जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है बाय आर्टिकल 155। अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि इनका कार्यकाल क्या होगा। तो कहता है कि कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होना चाहिए, 5 ईयर्स का होना चाहिए, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे, जब उसका मन हो, वह राज्यपाल को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर उसका कार्यकाल छीन सकता है कि अब आप राज्यपाल नहीं रहे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कोई निश्चित कार्यकाल संविधान ने नहीं रखा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत।
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। 157 योग्यता की बात करता है, तो योग्यता दो ही होती है। एक, वो 35 साल का उम्र होना चाहिए, उसका उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, 35 साल। और दूसरा कहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये आर्टिकल कौन बताता है, 157। ठीक, 157 योग्यता डिसाइड करता है, और योग्यता दो ही है। और क्या क्या है, 35 साल की, और नागरिक होना चाहिए भारत का। ऐसा कुछ नहीं कि जिस राज्य का राज्यपाल हो उसी प्रदेश का नागरिक, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो पूरे भारत का नागरिक हो सकता है, कोई भी किसी राज्य में जाके राज्यपाल बन सकता है। तो पद की शर्तें मत देखिए, 159 में शपथ लिखा हुआ है, तो राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में दिया हुआ है। तो आपको अगर देखना है कि 159 में, अनुच्छेद 159 में क्या शपथ दिया गया है, तो लिखा है कि मैं फलाना XYZ शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि यूपी के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। मैं यूपी की जनता के सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो इनकी शपथ में मुख्यतः होता है कि ये संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण आदि करेंगे। मतलब संविधान की रक्षा करना, और दूसरा है कि राज्य की जनता का हित देखेंगे। तो दो चीज की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, तो राज्य की जनता की सेवा और कल्याण करेंगे, सेवा एवं कल्याण में लगे रहेंगे, और संविधान और विधि का संरक्षण या प्रतिरक्षण करेंगे। तो ये होता है अनुच्छेद 159। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या राज्यपाल का शपथ तीसरी अनुसूची में है, थर्ड अनुसूची में है, तो कहेंगे नहीं, ये संविधान के अनुच्छेद 159 में है। ठीक, आकस्मिक व्यवस्थाओं के तहत अगर राज्यपाल नहीं रहता है तो कौन होगा, तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो राज्यपाल की तरह कार्य करेगा, यह राष्ट्रपति किसी की व्यवस्था करेगा। ठीक, 161 इंपॉर्टेंट है कि क्षमादान की शक्तियाँ, तो ये क्षमादान की शक्तियाँ 5 तरह की होती हैं, वो हम अभी देख लेते हैं। तो राज्यपाल की 161 के तहत 5 तरीके की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। तो पहली होती है क्षमा में आप पूर्णतः 100% माफ़ कर देते हैं। दूसरा होता है परिहार में आप पूरी तरीके से माफ़ ना करके उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 14 साल की जेल हुई है तो आपकी जेल को 7 साल में बदल दिया जाएगा, तो 14 से 7 साल हो गया, यानी कि परिहार हो गया। ठीक, तीसरा होता है लघुकरण। तो लघुकरण में क्या होता है, सज़ा की प्रकृति बदल दी जाती है। यहाँ एक शब्द याद रखिएगा कि प्रकृति ही चेंज कर दी जाती है। जैसे आपको मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड को बदल के आपको क्या कर दिया जाएगा, आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। ठीक, मृत्यु दंड को बदल कर कारावास दे दिया गया, तो उसका मतलब हो गया लघुकरण। और चौथा होता है विराम का मतलब होता है जैसे आप अगर विकलांग हैं या गर्भवती महिला है तो ये शारीरिक अक्षमता के कारण इनको थोड़ा राहत मिलता है। जब राहत मिलता है तो जैसे मान लो कि सश्रम कारावास था विराम के तहत, अगर मान लो सश्रम कारावास था तो इन्होंने कहा कि गर्भवती महिला है तो सश्रम कारावास की जगह वैसे कारावास, साधारण कारावास दे दिया जाए। और पांचवा आता है प्रविलंबन इसमें दिया जाता है अस्थायी रोक। अस्थायी रोक मतलब आप कल मान लो आपकी फांसी होनी है तो आप 2-4 महीने का समय मांगते हैं इसके तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति से कि हमको कुछ समय दे दो ताकि मैं क्षमा या परिहार या लघुकरण या प्रविलंबन की याचिका दायर कर सकूं। तो अगर आपकी फांसी कल ही हो जाती है तो आप याचिका कैसे दायर कर पाएंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रविलंबन याचिका दायर करेंगे कि हमको थोड़ा समय दे दो। तो आप देख लिए, क्षमा में हमें पूरी तरीके से छूट मिलती थी 100%। परिहार में जैसे कि 14 साल की जेल को 7 साल, थोड़ी अवधि कम कर दी गई। लघुकरण में प्रकृति बदल दी जाती है, प्रकृति परिवर्तन, जैसे मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसको कारावास में बदल दिया गया। विराम जो होता है, जैसे विकलांगता या गर्भधारण की स्थिति में आपको सश्रम कारावास से बदल के साधारण कारावास अगर बदल दिया जाता है तो विराम दिया गया। और प्रविलंबन क्या क्या होता है, अस्थायी रोक, जिससे आप अन्य याचिकाएं दायर करने का समय पा जाएं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल कार्य करेगा। तो प्रदेश की समस्त कार्यकारी शक्तियां जो राज्यपाल में निहित होती हैं वह स्वैच्छिक तौर पे स्वच्छंद रूप से सभी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सभी शक्तियों का इस्तेमाल स्वैच्छिक रूप से नहीं कर सकता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। केवल और केवल विवेकाधीन कार्यों का जो विवेकाधीन कार्य हैं उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल वह स्वैच्छिक रूप से कर सकता है, वरना यह मंत्रिपरिषद की सलाह पे सारा कार्य करेगा। अनुच्छेद 163। 164 कहता है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो 155 जो कहता था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और 164 कहता है कि यही राज्यपाल जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, यही राज्यपाल मुख्यमंत्री की आगे चल के नियुक्ति करेगा, अपना मुख्यमंत्री चुन लेगा। अभी क्या है कि राज्यपाल प्रदेश का प्रमुख है, राज्यपाल जो है वो हेड है स्टेट का, तो अपने लिए एक सीएम चुनेगा। क्या चुनेगा? मुख्यमंत्री। और इसी मुख्यमंत्री से के कहने पर जो मुख्यमंत्री जिसको जिसको कहेगा उसको उसको मंत्री बनाएगा। ठीक, और इसी के साथ मिलकर बनेगी मंत्रिपरिषद। क्या बनेगी? मंत्री परिषद। यानी कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेगा और मंत्रियों को की नियुक्ति करेगा। और यही मंत्रिपरिषद जो होती है, अनुच्छेद 164 फिर कहता है कि यह मंत्रिपरिषद जो होगी, मंत्रिपरिषद, यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके साथ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये कौन बताता है? तो ये बताता है आर्टिकल 164। फिर 174 कहता है कि विधानसभा का सत्र बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है और विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। अर्थात आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल जो है वो विधानसभा या विधानमंडल का जो है सत्र को बुलाना मतलब आहूत करना, या सत्र को अवसान करना मतलब और विघटन करना, ये सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो राज्यपाल में निहित होती हैं। तो विधानसभा का सत्र बुला कौन सकता है, विघटन कौन कर सकता है, या सत्रावसान कौन कर सकता है? ये कर सकता है राज्यपाल। अब देखते हैं अनुच्छेद 200 कि विधेयकों पर स्वीकृति देना। तो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जो होते हैं वो राज्यपाल के पास आते हैं। तो राज्यपाल या तो उस पर स्वीकृति देगा या स्वीकृति नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा। तो पुनर्विचार के लिए केवल उन्हीं विधेयकों को लौटा सकता है जो वित्त विधेयक नहीं है या धन विधेयक नहीं है, उन्हीं को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। या चौथा ऑप्शन उसके पास होता है, ये राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक, तो ये 4 ऑप्शन उसके पास अनुच्छेद 200 देता है। तो अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 क्या कहता है कि आर्टिकल 200 कहता है कि विधानमंडल से पारित विधेयक को या तो वो स्वीकृति देगा, स्वीकृत करेगा, या तो अस्वीकृत करेगा, या तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा। और पुनर्विचार के लिए किसको भेजेगा? जो धन विधेयक नहीं है, और या तो राष्ट्रपति के पास भेज देगा। तो अनुच्छेद 200 के तहत ये 4 है। ठीक,
फिर अनुच्छेद 213 कहता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 213 कहता है कि जब विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, इसका विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब ऐसा आदेश जिसकी शक्ति और क्षमता विधानमंडल के विधि के समान होगी। ठीक, विधि के समान होगी। किसके विधि के समान होगी? विधानमंडल की विधि के समान होगी। ठीक, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत होती है। अब इससे संबंधित अंतिम अनुच्छेद क्या है हम देखेंगे, अनुच्छेद 356। तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कौन करता है? राज्यपाल करता है। कि राज्यपाल कहता है कि प्रदेश की सरकार जो है वो संवैधानिक कार्य नहीं कर रही है, असंवैधानिक रास्ते पे चल रही है, अतः आप शासन को अपने हाथ में ले लीजिए। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो हम मुख्य चीज़ें रिवाइज करते हैं कि नियुक्ति एवं कार्यकाल। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कार्यकाल 5 वर्ष का साधारण होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर सकता है। तो पूछा जाता है कि एक बार अगर कोई राज्यपाल रह चुका तो क्या दोबारा रह सकता है? तो हाँ, दोबारा बन सकता है। जैसे इस समय आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं यूपी की, वो सेकेंड टर्म इस्तेमाल कर रही हैं अपना। त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति जी को देंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति ही करता है 155 के तहत। आर्टिकल 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो त्यागपत्र भी उसी को देंगे। फिर यहाँ देखिए योग्यता क्या होती है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नियुक्त होने के पश्चात नहीं रह सकता। तो मतलब अगर राज्यपाल बना दिया गया तो किसी विधायिका का सदस्य नहीं रह पाएगा, लाभ का पद धारण न करता हो। तो ये योग्यता आपको किसने मिलता है? अनुच्छेद 157 से उसकी योग्यता डिसाइड होती है। अब शपथ का क्या हुआ? तो आप देखे थे 159 में इसके शपथ का वर्णन था राज्यपाल के कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। और क्या कहता है कि मैं संविधान और विधि की संरक्षण करूंगा, सुरक्षा करूंगा, अभी आप पढ़ें, और जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये है शपथ, और किस अनुच्छेद के तहत है? 159। तो यहाँ आप देखिए कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ उसकी क्या है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो आर्टिकल 164। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री की सलाह पर, तो ये भी 164 है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, आर्टिकल 165 कहता है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। महाधिवक्ता अर्थात सरकार के लिए एक वकील होता है, सरकारी वकील, और यही सरकारी वकील सरकार की तरफ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जिस भी कोर्ट में केस लड़ना होता है सरकार का, वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसका नाम होता है महाधिवक्ता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य प्रशासन के कार्य राज्यपाल के नाम पे संपादित किए जाते हैं। तो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती हैं 154 वो राज्यपाल में होती हैं। 163 कहता है कि ये प्रशासन के सारे कार्य राज्यपाल के ही नाम से किए जाएंगे। तो आपने देखा मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164, आर्टिकल 164, मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति ये भी 164, महाधिवक्ता की नियुक्ति 165, और संघ लोक सेवा और राज्यपाल के नाम से समस्त कार्यकारी या प्रशासनिक कार्य उसी के नाम से किए जाएंगे। तो न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के तहत अंतर्गत क्षमादान, दंड, समन, परिहार, निलंबन और ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आप सब लोग पढ़ ही लिए हैं, परिहार क्या होता है, दंड में शमन, क्षमा, ये सब पढ़ा चुके हैं। राज्य के अधीन अपराधों में लागू होता है कि मतलब ये राज्यपाल उन्हीं अपराधों को क्षमा कर सकता है जो राज्य के नियम के अनुसार
दंड दिए गए हों। अभी विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं राज्यपाल की? तो विधानसभा का सत्र बुलाना या स्थगित करना, विधानसभा भंग करना मुख्यमंत्री की सलाह पे, अभिभाषण देना, विधेयकों पर स्वीकृति तथा स्थगन व राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना। ये अनुच्छेद 200 पढ़े हैं आप, कि जो भी विधानमंडल से विधेयक पारित होंगे उस पर या तो स्वीकृति देगा या तो उसको रोक देगा या तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। तो ये अनुच्छेद 200 कहता है। ठीक। अध्यादेश जारी जब विधानमंडल सत्र में ना हो, सत्र में नहीं होता है जब विधानमंडल, तो यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के तहत मिल जाती है। अब विधानमंडल जो होता है उसमें दो सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और दूसरी होती है विधान परिषद। और विधान परिषद के 1/6वें भाग को अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषद के 1/6 भाग को सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, उसको नामांकन कहते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, यूपी विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, तो लगभग नहीं, एग्जैक्ट 10 सदस्य का नामांकन कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किन व्यक्तियों का नामांकन करता है? तो जिनका नामांकन करता है वो तो साहित्य से संबंधित होंगे, या तो विज्ञान से संबंधित होंगे, या कला से संबंधित होंगे, या सहकारी आंदोलन या समाज सेवा से। तो ये पूछ सकता है, आप इसको याद करिए। पहला होता है सहकारी, समाज सेवा और साहित्य, ये तीन तो साथ साथ से हो गए। और बाकी जो दो बचे वो हो गए कला और विज्ञान। तो कला और विज्ञान दो हो गए, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा और साहित्य। ठीक, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा और साहित्य, उसके बाद बचते हैं कला और विज्ञान। तो इन क्षेत्रों से आने वाले 1/6 लोगों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कहाँ? विधान परिषद में। विधान परिषद में कौन कहता है? अनुच्छेद 171। ठीक। अब क्या आता है कि अनुच्छेद 365 के तहत यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती तो वह राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेजता है। और संसदीय राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद द्वारा दोनों सदनों पर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 356 कहता है, 356, कि अगर राज्यपाल को लग गया कि संविधान के अनुसार यहाँ जिस प्रदेश में हमें बनाया गया है संवैधानिक प्रमुख, वो सरकार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज देगा। और उस रिपोर्ट के अनुसार पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। या अगला वीडियो में, पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं आप राष्ट्रपति शासन। अभी विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं? तो अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल 2 तरीके से कार्य करेगा। कुछ तो विवेकाधीन होंगी, जो अपने मन से वो डिसाइड करेगा कि कौन सी शक्ति विवेकाधीन है, और कुछ तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगी। तो जब भी आप पढ़ रहे थे 161 के तहत क्षमा कर सकता है, ये जो क्षमा दान की शक्तियां हैं ये सलाहकारी हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही क्षमा करता है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्षमा दान शक्तियाँ 161 के तहत क्षमा दान शक्तियाँ विवेकाधीन हैं? तो विवेकाधीन नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर दी जाती हैं। तो विवेकाधीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? स्पष्ट बहुमत ना होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। अभी प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री चुना जाए? अगर कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पाती है, मान लो कांग्रेस की सीटें भी उतनी नहीं आती, बीजेपी की सीटें या किसी और की भी सीटें नहीं आती हैं, तो किसको मुख्यमंत्री चुना जाए? तो राज्यपाल के विवेक पे है वो किसको मुख्यमंत्री चुनता है। अब कह रहा है विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है कि जिस सीएम ने सरकार बनाई है उससे बहुमत प्रकट करने के लिए विधानसभा में कहना है, कब कहना है, कितने बजे कहना है, ये सारी शक्तियाँ विवेकाधीन होती हैं राष्ट्रपति को, राज्यपाल की। राष्ट्रपति की अनुशंसा करना, मतलब आर्टिकल 365 के तहत, 356 के तहत, सॉरी, अनुच्छेद 356 के तहत आपको राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट भेजनी है, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति होगी। इस पर मंत्रिपरिषद की सलाह कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी कौन सा मंत्रिपरिषद चाहेगा कि मेरे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दो। ठीक। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। तो अनुच्छेद 200 कहता है
कि आप राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक भेज सकते हैं, लेकिन किन मामलों में अनिवार्य हो जाता है। तो कुछ मामले आप देख लीजिए कि पहला होता है कि अगर कोई भी विधेयक हाई कोर्ट की शक्ति को कम कर सकता है, शक्ति या अधिकार को कम करता हो। और दूसरा कहता है कि अगर देश के हित के विरुद्ध में हो, व्यापक हित के विरुद्ध में हो, तो ऐसे सब जो आर्टिकल होंगे, वो ऐसे सब जो विधेयक होंगे वो राष्ट्रपति के पास भेज दिए जाएंगे। ठीक। तो वित्तीय शक्तियां राज्यपाल की कौन कौन सी हैं? तो पहला वित्तीय शक्तियां कह रहा है बजट, वार्षिक बजट राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कह रहा है धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा से ही प्रस्तुत होता है। और तीसरा है राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है। तो यानी कि कहना चाहता है जो अनुच्छेद 202 के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो यह राज्यपाल ही बजट को प्रस्तुत करवाता है। ठीक। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है, उसको सदन में पेश करने के पूर्व, कोई भी धन विधेयक सदन में पेश करने के पूर्व आपको राज्यपाल की अनुशंसा लेनी पड़ेगी। मतलब पहले राज्यपाल स्वीकृत करेगा कि हाँ ये रखो, तभी आप रख सकते हैं। और राज्य की आकस्मिक निधि, जो आकस्मिक निधि होती है, तो राज्य के पास 3 निधि होती है, ठीक है ना। एक होता है कि संचित निधि, एक होता है लोक लेखा निधि, और एक होता है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि से अगर आपको पैसा निकालना है तो विधानमंडल से पास करवाना पड़ेगा विधेयक, विनियोग विधेयक, तभी आप निकाल सकते हैं। लोक लेखा सरकार के हाथ में होता है, लेकिन आकस्मिक निधि जो होता है वो राज्यपाल को दिया गया होता है। और उत्तर प्रदेश की आकस्मिक निधि में इस समय 1200 करोड़ रुपए रहता है। कितना रहता है आकस्मिक निधि में? 1200 करोड़ रुपए। ठीक। तो क्या होता है, यहाँ विशेष तथ्य देख लेते हैं कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख हो गया। ठीक। तो ये देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हो गया, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में नियुक्त हो गई। तो वास्तविक जब आएगा, वास्तविक बने रियल, तो मंत्रिपरिषद होगा। और संवैधानिक जो आएगा तो राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सेतु की भूमिका निभाता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो अगर राज्य का नियम है कि तुम्हारे जितने राज्य विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित दो तथ्य याद कर लीजिए। पहला कि फर्स्ट राज्यपाल कौन से थे? तो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू। और वर्तमान की कौन है ना, अभी की तो है आनंदीबेन पटेल। और ये सबसे लंबी सर्विंग है, मतलब सर्वाधिक काल में रह चुकी हैं आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। ठीक, ये गुजरात की हैं। तो इसी के साथ राज्यपाल खत्म होता है। अगला लेक्चर देखेंगे। ठीक।